तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की मूलभूत अवधारणा। अब बात करें, ये शब्द देखने में तो कितने सुंदर लगते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, दोनों में देखने में भी दोनों अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत काफ़ी सारे अंतर होते हैं। जैसे कि मैं एक कहानी बताता हूँ या फिर एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे एक व्यक्ति है एक्स नाम का, क्या एक्स नाम का व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है हमारा वाई नाम का व्यक्ति है। एक्स नाम का व्यक्ति के एक बहुत बड़ा अफसर है, जिसकी क्या 2 लाख रुपए मंथली इनकम है। कितनी? 2 लाख रुपए मंथली इनकम है। वाई व्यक्ति की क्या है, केवल 50,000 रुपये मंथली इनकम है। कितनी? 50,000। ये आप के तो समझते होंगे, के का मतलब हजार होता है। के का मतलब क्या होता है? हजार होता है। एक्स व्यक्ति की तो आय कितनी है? 2 लाख रुपए। और वाई व्यक्ति की आय कितनी है? 50,000। तो जब ये एक्स व्यक्ति बाहर निकलेगा, मार्केट के अंदर जाएगा, समाज में जाएगा, तो इसको काफ़ी इज्जत मिलेगी। क्या मिलेगी? इज्जत। लेकिन जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 300 रुपये की शर्ट पहनता है, 200 रुपये की पैंट पहनता है, समाज में जाता है तो साइकिल से जाता है। क्या? साइकिल से जाता है। घर है वो चद्दर वाला है इसका। साथ ही साथ घर के अंदर जाते हैं तो 4 कमरे हैं, नीचे सोता है। तो जो मार्केट के अंदर जाएगा तो मार्केट के लोग पता है क्या कहेंगे उसे? समाज के लोग उसे क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि ये पैसा तो खूब कमाता है लेकिन उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहा है, या उसका जीवन स्टाइल, रहने का तरीका, खाने पीने की स्टाइल, ये सब क्या है, इसको पैसे को सूट नहीं कर रही। तो ये चीजें क्या है, देश पे भी लागू हो जाती है दूसरी तरफ वाई व्यक्ति है, यह कितने पैसे कमाता है? यह 50,000 कमाता है। यह उसी के हिसाब से जैसे 1,000 रुपये की शर्ट पहनता है, 2,000 रुपये की पैंट पहनता है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल रखता है या फिर एक छोटी कार रखता है, एक आराम से 2 BHK का फ्लैट रहता है। तो उसी के अनुसार रखता है, अर्थात जितना ये पैसा कमाता है उसी के अनुसार के जीवन स्टाइल वो अपनाता है। तो इसका मतलब समाज में क्या है, किसकी इज्जत होगी? इसकी इज्जत होगी, जो जितना पैसा कमाता है और अपना जीवन शैली क्या है उसी के अनुसार रखता है। तो इसी तरह क्या, हमारे देश भी दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? देश भी दो तरह के होते हैं। एक देश तो वो होता है जो हमारे एक्स टाइप का होता है। एक्स टाइप का एक देश है, उसमें क्या है, जीडीपी बढ़ती जा रही है। क्या है? जीडीपी बढ़ती जा रही है। जैसे आपके देश की जीडीपी कितनी है? हमारे देश की जीडीपी है 5 ट्रिलियन होने वाली है। हमारे देश की जीडीपी का टारगेट कितना है? 5 ट्रिलियन करने का। कई बार आप भारत देश में भी सुनते होंगे, जो हमारे टिकटॉक आते हैं टीवी पर, जो डिबेट्स चलती रहती है, डिबेट्स में बताते हैं हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होनी चाहिए। जबकि ध्यान ये नहीं दे रहे हैं हमारी शिक्षा का गुणवत्ता कैसी है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, 5वीं तक के बच्चे क्या गुणा भाग करना सीख रहे हैं? क्या 8वीं तक के बच्चे अच्छी तरह अंग्रेजी की किताबें पढ़ पा रहे हैं? या गणित की जितनी भी संक्रियाएं होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उनको हल कर पा रहे हैं? इस पे ध्यान न देके सीधा हर बात में जीडीपी 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 की बात करते हैं। हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, जीडीपी कितनी बढ़ रही है, ये नहीं देख रहे देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, लोग कैसा पानी पी रहे हैं, जो भूमि का पानी है, जल स्तर है, वो कितना गिर रहा है। उद्योगों की वजह से, जैसे हमारा कानपुर है, हमारे राजस्थान का भिवाड़ी एरिया है, ये दुनिया में प्रदूषण के कारण पहचाना जा रहा है, न कि हमारे औद्योगिक विकास के कारण। तो कई देशों के अंदर ऐसी प्रक्रिया देखी जाती है, जैसे हमारे देश में भी इस चीज़ को बहुत तवज्जो दी जाती है कि देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए, बाकी सब चीज़ें चाहे खराब हो जाए। तो इसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। अर्थात आपका ध्यान किस तरफ है? केवल और केवल जीडीपी बढ़ाने पे, मात्रात्मक जो हमारी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, जीडीपी की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, हमारा निर्यात बढ़ता रहना चाहिए, रेमिटेंस से पैसा आता रहना चाहिए, उत्पादन बढ़ता रहना चाहिए, चाहे जीवन की गुणवत्ता गिरती रहे। दूसरी आती है हमारी आर्थिक विकास। क्या आती है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में हमें जीडीपी पे तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ हमें लोगों के जीवन स्तर पे भी ध्यान देना है। इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लोगों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, रोजगार तो मिले मिले, एक बेहतर रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक होने चाहिए, कंपनियां होती हैं उनको बेहतर माहौल मिलना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट बनने चाहिए, जो हमारे नवाचार है इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये दो तरह की अवधारणाएं होती हैं। अब इसको हम
टेक्स्ट में देख लेते हैं डिटेल से कि दो अवधारणा क्या होती है। थोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की बात करें हम, तो आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, ये एक संकीर्ण अवधारणा होती है, क्योंकि हमें अर्थ अर्थात पैसे के बढ़ोतरी की ही बात करेंगे। अर्थात आर्थिक समृद्धि में उत्पादन में वृद्धि नापी जाती है कि आपका उत्पादन किस स्तर से बढ़ रहा है। ये क्या है, मात्रात्मक अवधारणा, अर्थात इसमें केवल गणितीय संक्रियाएं की जाती है। अर्थात सीधी बात की जाती है कितना उत्पादन बढ़ रहा है, देश की जीडीपी कितनी बढ़ रही है, देश में कितना निर्यात हो रहा है, कितना आयात आयात हो रहा है, रेमिटेंस से कितना पैसा आ रहा है। साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि क्या एक विमीय अवधारणा है। क्या एक विमीय अवधारणा का मतलब एक ही तरह से इसमें देखा जाता है कि आपकी मात्रा बढ़ती रहनी चाहिए, जीडीपी हर साल बढ़ती रहनी चाहिए, इसी पे ध्यान दिया जाता है। आर्थिक समृद्धि विकसित देशों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके जो देशों के जो लोग हैं उनका विकास हो चुका है, वे अपना विकास कर चुके हैं। अब उनको संख्यात्मक ज्ञान की अर्थात ये जो आर्थिक समृद्धि की जरूरत है। इसके अंदर हम जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, इन संकेतकों का उपयोग करते हैं चेक करने के लिए, और आर्थिक समृद्धि मापने में आसान होती है, अर्थात ये आसानी से नाप सकते हैं। लेकिन जो हमारा आर्थिक विकास है इसके बारे में बात करें हम, तो आर्थिक विकास में क्या है, तो व्यापक अवधारणा होती है। अर्थात इसमें आप इतने सारे पैरामीटर होते हैं, इतने सारे मापा के संकेतक होते हैं जिनको आप नाप भी नहीं सकते। आर्थिक विकास में उत्पादन के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी नापना पड़ता है कि आपका उत्पादन तो हो ही हो, साथ ही साथ समाज का कल्याण भी हो रहा है या नहीं, इसको भी देखना पड़ता है। आर्थिक विकास क्या है, एक तरह की गुणात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? गुणात्मक, अर्थात इसको साथ ही साथ हमें उत्पादन भी देखना है, कल्याण को भी देखना है। यह क्या एक बहुआयामी अवधारणा है, अर्थात इसमें आप एक दो चीजों को देखकर नाप नहीं सकते। फिर आर्थिक विकास विकासशील देशों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विकसित देशों में तो क्या होता था, लोगों ने अपना विकास कर लिया, जबकि विकासशील देशों में लोगों ने अपना विकास नहीं किया है। क्योंकि विकासशील देशों में भुखमरी होती है, बेरोजगारी, अशिक्षा, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं रहती है। इस वजह से लोगों पर ध्यान देना भी जरूरी है। आर्थिक विकास के अंदर हम एचडीआई को देखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इन संकेतकों के माध्यम से हम आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अर्थात इनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा आर्थिक विकास हो सके। और ये मापना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आर्थिक विकास को मापना बहुत ज़्यादा इसलिए कठिन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या हमने दो चीज़ें देखी, जैसे एचडीआई और हैप्पीनेस, तो ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है, इस वजह से हम इस चीज़ को देखते हैं, दो चीज़ें देखते हैं। एक तो हमारे क्या था, एचडीआई। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें हम, तो पहले आता है एक रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? मानव विकास प्रतिवेदन या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसकी बात करें तो मानव विकास प्रतिवेदन या रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम है। विकास कार्यक्रम कौन सा? संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम इसके द्वारा जारी की जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो एचडीआर रिपोर्ट है, ये एचडीआई रिपोर्ट है, ये जारी कौन करता है? हमारी यूएन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी की जाती है। आपको ये पता होनी चाहिए साथ ही साथ आपको ये याद रखनी चाहिए। अब हमारे एचडीआर के अंदर बहुत सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं। एचडीआर क्या है? एक रिपोर्ट नहीं है या एक सूचकांक नहीं, इसके अंदर बहुत सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे कि एक सूचकांक आता है हमारा मानव विकास सूचकांक। क्या आता है? मानव विकास सूचकांक की बात करें, ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात करें एचडीआई, तो एचडीआई किसे कहते हैं? एचडीआई क्या है? हमारे 1989 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इसके द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक, जो हमारे क्या थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा हमारा एचडीआई इंडेक्स डेवलप किया गया था। एचडीआई को विकसित करने में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के साथ भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी थे, अर्थात दोनों साथ साथ में थे। लेकिन मुख्य योगदान किसका रहा? हमारे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक का रहा। 1990 में मानव विकास प्रतिवेदन या रिपोर्ट ने मानव विकास सूचकांक को पहली बार प्रकाशित किया था। कब? 1990 में, क्योंकि 1989 में इसको विकसित किया और 1990 से लगातार हमारे एचडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। अब हर साल क्या है, इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हम इस साल की बात करते हैं, जो 2024 के अंदर रिपोर्ट जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे।
पहली बात करें कि इस रिपोर्ट की हेडिंग क्या है। इस रिपोर्ट की हेडिंग क्या है, जो क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट की हेडिंग है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, अर्थात री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, अर्थात ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये इसकी क्या है, हेडलाइन है इस रिपोर्ट की। और ये सूचकांक क्या है, 2022 के आंकड़ों पर आधारित है, अर्थात 2022 के अंदर इसको जांचा गया था। जांचने के बाद जो रिपोर्ट आई वो हमारे 2024 के अंदर छपती है। अब इसके अंदर क्या, बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं। आंकड़ों के अंदर देखें, ये आंकड़ों क्या, रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग की बात करें तो हमारे टॉप के 3 देश कौन से, HDI रैंकिंग के अंदर टॉप के 3 देश कौन से। पहले नंबर पे हमारा स्विट्जरलैंड आता है। क्या आता है पहले नंबर पे, हमारा स्विट्जरलैंड आता है, जिसको नंबर मिला है 0.967। नार्वे है, नार्वे को 0.966। आइसलैंड है, जिसको स्कोर मिला है 0.959। अब आप देख सकते हैं ये स्कोर क्या है, 0 पॉइंट से शुरू है। किससे शुरू है, 0 पॉइंट से। तो इसके अंदर HDI के अंदर 0 और 1 इसके बीच में स्कोर दिया जाता है, और उसके आधार पे क्या है, यह तय किया जाता है कि कौन सा देश कितना विकसित है। जो देश 1 के जितना पास होगा वह देश उतना ही विकसित होगा, और जो देश 0 के जितना पास होगा वह उतना ही अविकसित होगा, उतना ही खराब देश माना जाएगा मानव विकास की दृष्टि से। तो हम देख सकते हैं इस चीज़ को। स्विट्जरलैंड है, इसका स्कोर 967 पॉइंट, 966 नॉर्वे का, और आइसलैंड का 959 है। अंतिम देशों की बात करें तो हमारे सोमालिया, कौन सा, सोमालिया देश, इसका स्कोर 3.380, 381 दक्षिण सूडान का, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य इसका 387 है। तो ये देख सकते हैं, तीनों को याद भी कर सकते हो। तो अब हमारे भारत की जरूरी बात कि भारत में स्कोर क्या है। HDI की बात करें तो HDI 2024 के अनुसार HDI रैंकिंग में भारत को 134वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान है भारत का, 134वां स्थान। पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे चीन को 75वां स्थान मिला है। इसके अनुसार भारत से अच्छी स्थिति चीन की है। तो ये रिपोर्ट है। हमारे श्रीलंका के 78वां स्थान, भूटान को 125वां, बांग्लादेश को 129वां, नेपाल को 146वां, और पाकिस्तान को 164वां स्थान मिला है। तो देख सकते हो नेपाल और पाकिस्तान यही भारत से खराब स्थिति में है, नहीं तो बाकी सारे देश भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन, ये सारे सारे देश इस रिपोर्ट के अनुसार भारत से अच्छी स्थिति में है। अब मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 2019 में मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक, ये सॉरी गलत है, 2019 नहीं, 2024 है, ठीक है। ये 2024 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना है, 0.644। तो मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना है, 0.644। जब ये सूचकांक शुरू किया गया था तब भारत का मूल वैल्यू कितनी थी, स्कोर कितना था, 0.434, ठीक है। जो 2022 का स्कोर, 2022 के 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 का स्कोर क्या है, HDI बढ़ के 48.4% के सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसकी बात कहें कि जब ये HDI स्कोर शुरू किया गया था तो भारत को 4.434 स्कोर मिला था। ठीक है, हम धीरे 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 करते हुए 48.4% की वृद्धि करते हैं, और 2024 में आके हमारे 0.644 स्कोर कर लेते हैं, अर्थात भारत विकास कर रहे हैं। अब बात करें हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, UNDP की, तो इसके द्वारा 3 मानकों के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक स्केल अर्थात 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर क्या, देशों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, अर्थात जैसा जैसा स्कोर मिलता है उसी के आधार पर क्या, जो हमारे देश है उनको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे हमारी 4 श्रेणियाँ कौन सी, पहली श्रेणी आती है अति उच्च मानव विकास। कौन सा, अति उच्च मानव विकास वाले, फिर उच्च मानव विकास वाले, फिर मध्यम मानव विकास, फिर निम्न मानव विकास वाले। अर्थात यदि HDI के अंदर जिसको 0.800 या इससे अधिक का स्कोर मिलता है तो वह अति उच्च मानव विकास वाला देश कहलाएगा। 0.700 से लेकर 0.799 के बीच में है तो वह उच्च मानव विकास वाला। 0.550 से 0.699 के बीच वाला मध्यम मानव विकास, और 0.550 से यदि कम किसी को स्कोर मिलता है तो वह क्या कहलाएगा, निम्न मानव विकास। तो भारत का स्कोर कितना है, 0.644। तो भारत कौन से देश में शामिल होगा,
भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों के अंदर शामिल होगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। अब HDI की बात करें तो HDI या फिर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 कारकों के आधार पे इसको ज्ञात किया जाता है। कितने कारकों के आधार पे? 3 कारकों के आधार पे इसको ज्ञात किया जाता है। और 3 कारक कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 कारकों के आधार पे मानव विकास सूचकांक को गणना की जाती है। कौन कौन से? वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा था? हमारा स्वास्थ्य। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक के कारक स्वास्थ्य में एक संकेतक का प्रयोग करते हैं, अर्थात स्वास्थ्य में हम एक चीज को देखते हैं। और वो चीज कौन सी होती है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें कि जन्म के बाद में वह व्यक्ति कितने साल जिएगा। अभी कितनी चल रही मानव भारत की? हमारी 67.7। कितने वर्ष चल रही? 67.7। बात करें यदि जीवन प्रत्याशा 20 साल है, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेने के बाद केवल 20 साल जीता है, इसका मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 होगा। इस श्रेणी के अनुसार कितना होगा? 0 होगा, अर्थात वह देश बिल्कुल घटिया देश है जहां लोग 20 साल भी नहीं जी पा रहे। और यदि कोई देश है 85 साल तक जी रहा है, में कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्यों, लगभग सारे व्यक्ति, वहाँ HDI का मूल्य कितना होगा? 1 होगा, अर्थात वहाँ पे सबसे अच्छा देश है। क्यों? क्योंकि लोग 85 साल तक जी रहे हैं। फिर बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कारक शिक्षा में 2 चीज़ों को गिना जाता है, अर्थात 2 संकेतकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, अर्थात एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो नॉर्मली कितने साल तक वह स्कूल के अंदर पढ़ता है? कितने साल तक वह स्कूल के अंदर पढ़ता है? अधिकतम क्या है? 18 वर्ष होते हैं। 18 वर्ष कैसे? कि जैसे हमारे 3 साल तो हमारे पहली से पहले होते हैं, अर्थात जैसे मान लो कच्ची पहली, LKG, UKG, नर्सरी, प्रेप, इस तरह से 3 साल तो वो होते हैं। 12 क्लास तक वह और पढ़ता है, 12वीं तक, प्लस 3 साल का वो कॉलेज करता है। 3 साल का कॉलेज करता है। यदि हम सभी को जोड़ेंगे तो कितने साल हो जाते हैं? 18 साल हो जाते हैं। कितने साल हो जाते हैं? 18 साल। तो हमारी HDI के अंदर ये माना जाता है कि एक व्यक्ति कॉलेज के अंदर, वो कॉलेज का देश के अंदर कम से कम कॉलेज तक तो पढ़ा हुआ हो। तो ये तय किया जाता है कि उस देश के अंदर कोई बच्चा कितने साल स्कूल गया है, इससे नापते हमारे शिक्षा के अंदर पहली चीज, अर्थात स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। अब भारत की बात करें तो भारत में अपेक्षित वर्षों की बात करें तो हमारे 11.9 वर्ष से बढ़ के पिछले साल के मुकाबले 12.6 हो गए। अब कितने हो गए? 12.6 वर्ष हो गए, अर्थात भारत का बंदा 12.6 साल तक तो स्कूल जाता ही है। फिर बात करें हम स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की। औसत वर्ष की बात करें तो औसतन वह स्कूल में कितने वर्ष बिताता है? तो यह अधिकतम कितने होते हैं? 15 साल। और भारत के औसतन वर्ष की बात करें तो ये 6.6 वर्ष है। भारत के कितने? 6.6 वर्ष, जबकि होने कितनी थी? अधिकतम 15 वर्ष। तीसरा आता हमारा इंडिकेटर जीवन स्तर का। जीवन स्तर देखा जाता है इसके अंदर। अब जीवन स्तर को मापने के लिए क्या देखा जाता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। जीवन स्तर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर 6,591 अमेरिकी डॉलर, मतलब 5.75 लाख हो गई है, जो 12 महीनों की अवधि में 6.3% की वृद्धि दिखाती है। कितनी हो गई है? 5.75 लाख हो गई है, अर्थात 6,951 अमेरिकी डॉलर हो गई, जो हमारी इस बार की है। अब 2 देशों के बीच में जीवन स्तर की तुलना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता PPP का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखना, 2 देशों के बीच में जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? PPP, अर्थात क्रय शक्ति क्षमता का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक ही वस्तु को अलग अलग देशों में खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसे हम PPP कहते हैं। और क्रय शक्ति क्षमता की गणना के लिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा बिग मैक सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट हमारे भारत में बिकता है, पाकिस्तान में बिकता है, और सभी देशों में एक बिस्किट का पैकेट बिकता है। अब एक बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए अमेरिका तो 100 रुपये देने के लिए तैयार है, भारत 5 रुपये देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान 10 रुपये देने के लिए तैयार है। तो इनके मूल्य को समान कर दिया जाता है, एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य समान कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? एक मूल्य निकल के आता है, वो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाता है।
अब सभी देशों का जो हमारा जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, इसके बारे में एक सूचकांक आता है, बिग मैक सूचकांक। सूचकांक का नाम क्या है? बिग मैक सूचकांक। ये जारी किया जाता है, कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये जारी करती है। इसके अंदर देखा जाता है। अब बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की। बहुत सारी रिपोर्टें आती है एसडीआर के अंदर, और भी रिपोर्टें आती है। वो कौन कौन सी रिपोर्ट है? पहली रिपोर्ट आती है हमारे असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, जिसे कहते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI। दूसरा हमारा लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर हमारा लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटीज इंडेक्स। बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स। ये बहुत सारे इंडेक्स हमारे UNDP जारी करता है। पहला इंडेक्स आता है हमारा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक अर्थात इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI। तो IHDI के तहत क्या मानव विकास सूचकांक पर असमानता के प्रभाव की गणना की जाती है। मानव विकास सूचकांक पर क्या असमानता के प्रभाव की गणना की जाती है। यदि असमानता नहीं है तब मानव विकास सूचकांक में कितनी वृद्धि होगी। तो आप ये देख सकते हैं, असमानता का मतलब यह है कि एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, ठीक है। तो इन दोनों का जीवन स्तर देखा जाता है, अर्थात जिसमें यदि यह अंतर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यदि अंतर बहुत ज़्यादा होगा तो इस सूचकांक में उसको देश को कम नंबर मिलेंगे, और यदि ये अंतर बहुत कम है इसका मतलब क्या है, उस देश को उतने ही अंक ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चीज़ को देखा जाता है इसके अंदर। बात करें असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की, तो इसके तहत भारत के अंक 0.444 तथा भारत का स्थान SDI की रैंकिंग की तुलना में 0.6 रैंक कम होता है। अर्थात भारत में असमानता बहुत ज़्यादा है, अर्थात अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब। फिर आता है हमारा लैंगिक विकास सूचकांक, GDI की बात करें, लैंगिक विकास सूचकांक में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मानव विकास सूचकांक का गणना कहते हैं। पुरुषों की अलग और महिलाओं की अलग, तथा महिलाओं और पुरुषों के मानव विकास सूचकांक में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि महिलाओं का कितना विकास हो रहा है, पुरुषों का कितना विकास हो रहा है। 2024 की बात करते हैं, इसके अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक 0.852 है, और इस कारण भारत को ग्रुप 5 में शामिल कर रखा है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया का 0.920, अर्थात जो हमारी महिलाएं हैं उनका विकास और देशों के मुकाबले थोड़ी ठीक पोजीशन में चल रहा है। ये क्या लैंगिक विकास सूचकांक है हमारे देश का। फिर बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। क्या लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें, GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत के अंक है 437, और दुनिया में भारत का स्थान कितना, 108वां। अर्थात लैंगिक असमानता का अर्थ कोई भी चीज़ है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को यदि प्रेफर किया जाए, क्या किया जाए, दोनों को प्रेफर किया जाए, तो भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें क्या पुरुषों को तो प्रेफर किया जाता है और महिलाओं को कम प्रेफर किया जा रहा है। तो इसके आधार पर क्या हमारे लैंगिक असमानता सूचकांक देखा जाता है, अर्थात महिलाओं के साथ ठीक नहीं। अब ये चीज़ हम 5 कारकों के आधार पर गणना करते हैं, और वो कौन सा है, मातृ मृत्यु दर, अर्थात जन्म के समय कितनी महिलाएं मृत्यु हो जाती है, कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और ये चीज़ हम क्या करते हैं, 1 लाख प्रसव पे गिनते हैं। कितने, 1 लाख प्रसव पे जो यदि सुरक्षित प्रसव होते हैं तो उसके बाद यदि कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर। दूसरा हम देखते हैं कौन सा, किशोरावस्था में जन्म दर, अर्थात जो 22 साल की जो लड़की होती है, कितनी, 22 साल की लड़की, तो उससे कम उम्र की कितनी लड़कियों के जो प्रसव हो जाते हैं, अर्थात वह बच्चे को जन्म देती थी, तो ऐसी कितनी लड़कियां होती है, उसके आधार पर इसको तय करते हैं। फिर हमारे आता है संसद में भागीदारी, अर्थात जो हमारी संसद है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जो नगरीय निकाय, तो इनके अंदर कितनी महिलाएं चुनकर आती है, अर्थात चुनाव में कितना भाग लेती है, और भाग लेने के बाद कितनी जीतकर आती है। फिर बात करते हैं न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या, अर्थात कितनी महिलाएं या कितनी लड़कियां कम से कम 10वीं पढ़ी हुई है। साथ ही साथ श्रम दल में भागीदारी, अर्थात जितने भी हमारे ऑफिस है, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, सभी संगठनों के अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसके आधार पर इसको तय किया जाता है। फिर बात करते हैं हम वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको GGI भी कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ये भी लगा देता हूँ। हमारे GGI मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अर्थात वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक
2024 में भारत के 146 देशों में 129वां स्थान मिला है। पहले 127वां था, अब 129वां स्थान है। और ये इंडेक्स में हमारे WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये इससे संबंधित नहीं है, वैसे HDR से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। अब HDR से संबंधित एक और सूचकांक आता है हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के लिए 3 आयामों का प्रयोग करते हैं। कितने? 3 आयामों का। और इसकी गणना के लिए 3 आयामों के 10 संकेतक काम में लिए जाते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसकी गणना के लिए कितने आयाम और कितने संकेतकों का प्रयोग करते हैं? तो इसके 3 आयाम कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और संकेतक कितने? 10। इसमें संकेतक कितने काम में लिए जाते हैं? 10 संकेतकों को काम में लिया जाता है। पहला आयाम हमारे स्वास्थ्य, अर्थात स्वास्थ्य की गणना के लिए 2 संकेतकों को काम में लिया जाता है कि जैसे लोग हैं या बच्चे हैं उनका पोषण कैसा है और फिर बाल मृत्यु दर कितनी है, बाल मृत्यु दर है ये भी देखी जाती है। दूसरा हमारा शिक्षा है। शिक्षा के अंदर 2 पैरामीटर या 2 संकेतक है, जैसे कि हमारे स्कूल शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति कितनी है, इसके लिए 2 शिक्षा के संकेतक है। बाकी संकेतक कितने? 6 संकेतक। ये कौन से? जीवन स्तर के संकेतक है। कितने? 6 संकेतक है, इनको काम में लिया जाता है। और ये 6 संकेतक कौन से? 6 संकेतक हमारे भोजन पकाने का ईंधन, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, विद्युत कनेक्शन, पक्का घर, घर के अंदर जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ऐसी परिसंपत्तियां कितनी है, इसके आधार पे तय करते हैं। फिर अगला संकेतक आता है, सूचकांक आता है हमारा गृहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। ये भी हमारा HDR का ही पार्ट है, ये भी हमारे HDR का पार्ट है, अर्थात प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स PHDI। जो हमारे गृहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक है, इसके तहत मानव विकास के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले दबाव की गणना की जाती है। मतलब एक अभी वर्तमान में मनुष्य है, उसकी वजह से हमारे पृथ्वी को कितना नुकसान हो रहा है, कितने संसाधन मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, इसकी गणना की जाती है। तो इसमें क्या कार्बन उत्सर्जन और अपशिष्ट उत्पादन, इनकी गणना कर रहे हैं। अर्थात हम कितनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, कितने कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, साथ ही साथ कितना अपशिष्ट उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरह हमने HDI के बारे में पूरी जानकारी ली। अब बात करेंगे हम WHI। दूसरा इंडेक्स आता है विश्व खुशहाली इंडेक्स। कौन सा? विश्व खुशहाली इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको WHI कहते हैं। तो 1972 में भूटान के चौथे राजा थे जिंगमे वांगचुक। उन्होंने GDP की तुलना में हैप्पीनेस को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि GDP की तुलना तो आप करते हो, ये इस देश की GDP कितनी है, उस देश की GDP कितनी है, ये देश कितना गरीब है, लेकिन जिंगमे वांगचुक कहते हैं कि पहले ये तो देखो वहाँ के लोग कितने खुश हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों की खुशी को भी नापना चाहिए। और इसके लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की। बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट के नाम से जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से जारी किया जाता है। WHI या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है इसको? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब ये सतत विकास समाधान नेटवर्क है, ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल है, जो भी कैसी? वैश्विक, अर्थात पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक वो क्या कहते हैं संकल्प पारित किया था। संकल्प का नंबर था 65/309, जिसका क्या टारगेट, वो हेडिंग क्या थी? हैप्पीनेस टुवर्ड्स ए होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसकी हेडिंग क्या थी? जब पहली बार ये रिपोर्ट जारी की थी, संकल्प पारित हुआ था हैप्पीनेस टुवर्ड्स ए होलिस्टिक डेफिनेशन टू डेवलपमेंट। तो ये संकल्प था, जिसका नंबर कितना? 65/309। फिर 2 अप्रैल 2012 को, कब? 2 अप्रैल 2012 को महासभा के सचिव थे बान की मून और भूटान के प्रधानमंत्री थे जिंगमी थिनले। इन्होंने क्या है, सभी देशों से आग्रह किया कि GDP की जगह वैश्विक खुशहाली सूचकांक को विकास के निर्धारक के रूप में अपनाया जाना चाहिए। किसको? वैश्विक खुशहाली सूचकांक को अपनाया जाना चाहिए। किसके रूप में? विकास के निर्धारक के रूप में। पहली रिपोर्ट की बात करें तो पहली वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 4 अप्रैल 2012 को जारी की गई थी, जिसकी थीम थी वेलबींग एंड हैप्पीनेस डेफिनेशन ए न्यू इकोनॉमिक पैराडिग्म। तो ये पहले जो रिपोर्ट थी इसकी थीम थी।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को जारी की जाती है और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाना 2013 से पहली बार शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाने के लिए जुलाई 2012 में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि हर साल हम क्या करेंगे, 20 मार्च के दिन वैश्विक खुशहाली दिवस मनाएंगे। और विश्व खुशहाली सूचकांक के लिए विश्व गैलप सर्वे करवाया जाता है, अर्थात ये विश्व गैलप सर्वे है, ये करवाया जाता है जिसमें हम लोगों की खुशियों को गिनते हैं। अब खुशियों को गिनने के लिए क्या करते हैं, सभी लोगों से 3 मुख्य प्रश्न पूछते हैं। पहले जीवन का मूल्यांकन, सकारात्मक कितना भाव है, नकारात्मक कितना भाव है, तो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आता है जीवन का मूल्यांकन। जीवन के मूल्यांकन की बात करें तो विश्व गैलप सर्वे में जीवन के मूल्यांकन में जीवन को 1 से लेकर 10 तक के अंक दिए जाते हैं, जिसमें 10 सबसे अच्छा जीवन होता है, 0 सबसे खराब जीवन। अर्थात देश के जो लोग हैं किस तरह का जीवन जी रहे हैं, कोई वैसे ही जीवन जी रहे हैं या उनका कोई अर्थ भी है। दूसरा सकारात्मक भाव, विश्व गैलप सर्वे वाले दिन व्यक्ति के सकारात्मक भाव को देखा जाता है कि यदि व्यक्ति खुश है, हंसी है, आनंद महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको गिना जाता है। तीसरा हमारा नकारात्मक भाव की बात करें तो विश्व गैलप सर्वे वाले दिन व्यक्ति के नकारात्मक भाव देखे जाते हैं, जैसे चिंता, दुख, गुस्सा, ये सब, तो ये है या नहीं, इन चीज़ों को देखा जाता है। इन 3 प्रश्नों के अलावा हमारे वैश्विक खुशहाली सूचकांक के लिए 6 अन्य संकेतक होते हैं जिनको काम में लिया जाता है। कितने संकेतक होते हैं? 6 संकेतक इसके लिए। और वो कौन कौन से हमारे? प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, स्वस्थ जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समर्थन, निर्णय लेने की कितनी स्वतंत्रता है, कितनी उदारता है, भ्रष्टाचार कितना है। तो हमारे 6 संकेतक है जिनको काम में लिया जाता है 3 सवालों के अलावा। इस रिपोर्ट में 3 साल के औसत आंकड़ों के आधार पर क्या सूचकांक तैयार करते हैं। 3 साल के आंकड़े लेते हैं, उनके आधार पर हम सूचकांक तैयार करते हैं। अब बात करते हैं हाल ही की जो रिपोर्ट है उसकी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSSDN के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ये 2022 नहीं, 2024 जारी की गई है, जिसके अनुसार बात करें तो इस रिपोर्ट में विश्व में 143 देशों को स्थान मिला। टॉप कौन है? हमारे टॉप में फिनलैंड लगातार 7वीं बार टॉप करता है, डेनमार्क, आइसलैंड। आखिरी 3 देश कौन से? अफगानिस्तान 143वें पे, लेबनान 142वें और लेसोथो 141वें पे। टॉप के 3 देश कौन से? एशिया की बात करें तो सिंगापुर टॉप पे 30वें स्थान पे, फिर ताइवान है और फिर कौन है? हमारा जापान है। अब बात करें भारत की क्या स्थिति है हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, तो भारत क्या 126वें स्थान पे, भारत क्या 126वें स्थान पर है, कितने? 143 देशों में। पिछली बार भी हमारे 126वां स्थान था। भारत को अंक मिले 4.054। 30 साल से कम आयु के यदि देखें तो उसमें 127वां स्थान है, और यदि 60 साल से ज़्यादा के देखें तो हमारे 121वां स्थान है। इनके अंदर देखें तो पहले स्थान पर हमारे लिथुआनिया है। हमारे 30 साल से कम आयु के जितने भी बंदे कितने खुश है, तो हमारे ज़्यादा खुश नहीं है। और ज़्यादा खुश वाले कौन सा देश है? लिथुआनिया। 60 साल से ज़्यादा वाले की बात करें तो डेनमार्क के अंदर सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं। पड़ोसी देशों की बात करें भारत की, तो भारत के पड़ोसी देश कितने खुश है, तो हमारा चीन टॉप पे है, अर्थात 60वें स्थान पे है, नेपाल 93, पाकिस्तान 108। अब ये रिपोर्ट क्या कुछ शक पैदा करती है? कैसे? ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत से ज़्यादा खुश लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और म्यांमार में 118वां स्थान, जबकि हमारे क्या म्यांमार के अंदर जुंटा सरकार है, अर्थात जो सैनिक प्रशासन है, उसके बावजूद लोग खुश है। अर्थात भारत से ज़्यादा खुशी हमारे म्यांमार में है, पाकिस्तान में, जबकि वो तो आतंकवादी देश है। तो ये रिपोर्ट कई बार क्या है, इस प्रकार के शक पैदा करती है। तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर के अंदर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की कुछ पहलुओं के बारे में देखा, दोनों में अंतर देखा, HDR के अंदर जो जो रिपोर्टें जारी की जाती है उनके बारे में देखा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखा, HDI इंडेक्स के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।